दोस्तों अब मैं आपके सामने दो तीन एग्जाम्पल्स डिस्कस करूंगा जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस करे, कास्केडिंग इफेक्ट की बात करी, वो जरा समझिएगा कैसे काम करता है पहले का प्रोविजन और अब कैसे काम करता है जीएसटी के। एक मैन्युफैक्चरर है ए, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, मेरे हिसाब से एक दो क्वेश्चन हैं शायद आपके। सर assume I have CGST 100 rupees and SGST 100 rupees credit. My output is 0. That time, can I use my CGST and SGST value and how to use? मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहूंगा मेरे दोस्त कि अगर आपके पास क्रेडिट अवेलेबल है 100 रुपए का, सीजीएसटी का और एसजीएसटी का 100 रुपए का, और आपकी आउटपुट लायबिलिटी अभी 0 है, तो आप अपने क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अनलिमिटेड पीरियड के लिए। तो जब भी आपकी आउटपुट लायबिलिटी होगी, आप उस क्रेडिट को, इस वाले जो क्रेडिट को आप यूज कर सकते हैं अपनी आउटपुट लायबिलिटी के अगेंस्ट में। तो नो वरी नो हरी। सर सैंपल्स जीएसटी विल बी एप्लीकेबल इन केस यू आर गिविंग सर्टेन सैंपल्स। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी को फ्री में सैंपल इफ यू आर गिविंग, राम गोपाल जी, इफ यू आर गिविंग समथिंग, से फॉर एग्जांपल आई मैन्युफैक्चर्ड पेन, मैंने एक पेन मैन्युफैक्चर किया और मैं चाहता हूं कि मैं ये प्रमोट करने के लिए किसी को सैंपल के रूप में दे दूं, तो सैंपल के ऊपर क्योंकि मैंने फ्री दिया, कंसीडरेशन नहीं है, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन मैंने क्योंकि ये सैंपल फ्री दे दिया और इसके लिए जो मैंने मटेरियल परचेज किया था उस पर जीएसटी पे किया था, मैं उसका क्रेडिट लेना चाहता हूं, तो वो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो सैंपल की आउटपुट के ऊपर 0 है, टैक्स है, लेकिन सैंपल से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल खरीदा उसका क्रेडिट भी आपको मना है। तो ये ऐसे चलता है, ये प्रोविजन जो है, ये वैल्यूएशन के अंदर हम लोग, या जब हम इनपुट क्रेडिट की बात करेंगे तो वहां सीखेंगे ये बात को और ज्यादा डिटेल में। महेंद्र जी का एक क्वेश्चन है, इज देयर एनी टाइम लिमिट टू टेक आईटीसी? आंसर इज नो। हाँ, आपको जो है वो पिछले साल के जितने भी बिल हैं, मान लीजिए हम 2022-23 में चल रहे हैं, जैसे आपको पता है सितंबर अक्टूबर 22 हमारा है, तो जितने भी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के बिल हैं उन सब का क्रेडिट अवेल करना, अपनी बुक्स में अवेल करना, अपनी रिटर्न में अवेल करने की लास्ट डेट है 30/11 अगले साल की, 30 नवंबर 2023। कौन से के लिए? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के जितने भी बिल हैं उनका क्रेडिट अपनी रिटर्न में अवेल करने की जो लास्ट डेट है वो है 30/11/2023, लेकिन यूज करने की नहीं, अवेल करने की। अपनी किताबों में उस क्रेडिट को ले लिया, ये मेरा क्रेडिट है, मैं इसको जब यूज करना चाहूंगा तब यूज करूंगा, 5 साल में यूज करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए क्रेडिट अवेल करने की जो है वो टाइमलाइन है, यूटिलाइज करने की कोई टाइमलाइन नहीं होती है। मैंने सभी आंसर दिए मेरे हिसाब से। एक और क्वेश्चन है आर वेंकटेशन जी का, व्हाट टैक्स एप्लीकेबल फॉर सर्विस प्रोवाइडर हैविंग जीएसटी एंड रिसीवर डू नॉट हैव एंड ही इज अनदर स्टेट? सो just to share you Venkateshan ji, that in case you are a service provider and you are providing the state, another state, in that case you will charge IGST to the recipient, and if the receiver is not registered, hardly matters, you will charge the IGST and pay to the government subject to whatever the credit is available to you. चलिए अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड है और हमारे पास अभी 3-4 तरह के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, कॉस्ट टू मैन्युफैक्चरर 100 रुपए का कॉस्ट है, आपने देखा, मार्जिन जो है वो 10 रुपए का है, तो ए का जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो सेल प्राइस 110 रुपए हो सकता था, लेकिन क्योंकि एक्साइज ड्यूटी लगी 13.75 रुपए, 12% 12.5% के हिसाब से सेल प्राइस पे 110 रुपए के ऊपर 123.75 लगी, और उसके बाद वैट लगा। और यहां पर देखिएगा वैट जो है वो 100 रुपीज पे नहीं लगा है, 123 पे लगा है। That is called double tax on tax. That is called cascading effect. तो अपना जो है वो VAT जो लगा वो लगा, जो अदरवाइज 12.5 रुपीज लगता है वो टैक्स पे टैक्स लगने की वजह से 15 रुपीज 47 पैसे लगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, ये पुरानी रिजीम है। इसलिए मेरा जो आज का प्राइस है कस्टमर के लिए वो 139 रुपए 139 रुपीज 22 पैसा हुआ। लेकिन अगर मैं यही चीज जीएसटी में करूं तो कैसे काम होगा? आज मेरा रेट 12.5 नहीं है, 18 है, तब भी क्या होगा कि मेरी 100 रुपए की चीज जो 10 रुपए के प्रॉफिट मार्जिन के साथ 110 रुपए की पड़ती है,
उसके ऊपर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं, कोई वीएटी नहीं। और अगर मैंने 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी लगाया जो बेस प्राइस पे लगता है 110 पे टैक्स नहीं है, तो उस केस के अंदर मेरे को वही प्रोडक्ट जो है मेरा सेल प्राइस कुड बी 129 रुपीज 80 पैसा। मेरा जो सेल प्राइस है वो 129 रुपए 80 पैसे हो सकता है एज कंपेयर टू अर्लियर रिजीम ऑफ 139 रुपए 22 पैसा। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द वे जीएसटी वर्क्स, दिस इज द वे द बेनिफिट ऑफ द जीएसटी इज देयर, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न। आपको ये समझना होगा कि कास्केडिंग इफेक्ट क्या है और वो किस तरीके से काम करता है। मैंने उसका एग्जांपल आपको एक लोकल सेल के लिए करके दिखाया। अब मैं आपको यही एग्जांपल इंटरस्टेट सेल के लिए दिखाऊंगा। उससे पहले 3 क्वेश्चंस महेंद्र सैनी जी बोलते हैं, वो मैंने आंसर दिया। शुभम का क्वेश्चन है, सर इज सेल प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल नोट कंसिडर्ड एज फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? मैं आपको बताना चाहूंगा शुभम, द आंसर इज विल नॉट बी अलाउड, द क्रेडिट विल नॉट बी अलाउड। तो अगर आपने सैंपल बेचे हैं तो सैंपल के ऊपर जो आपने जो रॉ मटेरियल लिया या सैंपल को परचेज किया था आपने और उसके ऊपर जो जीएसटी आपने पे किया था उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। दैट इज स्पेसिफिकली ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17(5). तो इसलिए आप जो है वो एग्री करें नहीं करें, लाइक करें नहीं करें, परंतु पोजीशन ये है कि क्रेडिट नहीं मिलेगा, चाहे वो आपका फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं है। इनकम टैक्स में हो सकता है पर जीएसटी में क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों ये अगला एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमारी इंट्रास्टेट सेल है, तो ध्यान से जरा पढ़ लीजिएगा। पिछले एग्जाम्पल में इंट्रास्टेट है, इस एग्जाम्पल के अंदर इंट्रास्टेट सेल है। वही कॉस्ट 110 रुपए, एक्साइज ड्यूटी वही लगी और अब लगा सीएसटी। तो जो सीएसटी है वो भी टैक्स पे टैक्स लगा और वो 2% के हिसाब से अगर लगा तो 2 रुपीज 47 पैसा। तो जो कॉस्ट ऑफ परचेज है हरियाणा वाले के लिए 126 रुपए 22 पैसे हो गई। लेकिन अगर हम यही बात जीएसटी में करते हैं तो जैसा आप देख पाते हैं कि हमारी प्राइस थोड़ी सी स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है 129 रुपए 80 पैसे जैसा पिछले एग्जाम्पल में थी। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो क्या है कि फॉर्म्स, अगर आप सीएसटी के अंदर 2% टैक्स भी लगा रहे हैं तो बायर को, हरियाणा वाले व्यक्ति को, दिल्ली वाले व्यक्ति को, जो सेलर है उसको एक फॉर्म डिपार्टमेंट से हरियाणा से लेना पड़ेगा और दिल्ली वाले को वो सप्लाई करना पड़ेगा। अगर किसी वजह से ऐसा हुआ कि हरियाणा वाले ने वो फॉर्म नहीं दे पाया, दिल्ली वाले को वो फॉर्म नहीं दे पाया या वो मिसप्लेस हो गया, तो उस केस के अंदर जो डिफरेंशियल ड्यूटी है, मान लीजिए इस प्रोडक्ट के ऊपर 12.5% रेट है और ये 2% का फॉर्म 2% में किया गया, तो जो 10.5% का जो डिफरेंशियल टैक्स है वो हरियाणा वाले को फर्दर पे करना पड़ेगा और उस केस के अंदर वापिस जो कॉस्ट है वो 139 रुपए 22 पैसे हो जाएगी। तो इसलिए अगर मैं बात करूं लीगली स्पीकिंग, अगर मेरी प्रोडक्ट इंटरस्टेट सप्लाई थी तो उस केस में मेरे को थोड़ा सा प्राइस ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट मेरी इंट्रास्टेट है तो उस केस के अंदर आप देखेंगे कि सब्सटेंशियल सेविंग जो है वो जीएसटी के आने के बाद हमारे को जो है वो विटनेस की जा सकती है। दोस्तों डबल टैक्सेशन के बारे में भी मैंने बात करी आप लोगों से कि डबल टैक्सेशन भी होता है और जहां पर मैंने बोला कि एक ही एक्टिविटी के ऊपर जो है वो हर एक व्यक्ति जो है दो अलग अलग लोग जो है वो अपने आप में जो है वो टैक्स मांगते हैं। महेंद्र जी आपका एक क्वेश्चन है, सर प्रोहिबिटेड और इलीगल गुड्स पे जीएसटी विल लेवी। मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगा कि प्रोहिबिटेड गुड्स के ऊपर जो है वो या इलीगल गुड्स के ऊपर जो है वो पहले अपने आप में गुड्स ही इलीगल है, तो इसलिए जो है वो उसके ऊपर जो है वो इलीगैलिटी की अगर हम बात क्या करें। लेकिन यस, अगर जैसे आप जानते हैं कि अगर कोई बैटिंग गैम्बलिंग करता है वो चाहे वो प्रोहिबिटेड हो लेकिन उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है, तो सेम वे में टैक्स विल बी देयर। आपके सामने दूसरा एग्जांपल है बिटकॉइन का, जहां पर जो है वो टैक्स लगाने की बात है जबकि बिटकॉइन हमारी कंट्री में अलाउ नहीं है। डबल टैक्सेशन की बात करें तो ये एक रेस्टोरेंट का केस है मेरे दोस्तों, जहां पर 1000 रुपए का बिल आया, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि मुझे जो है वो टैक्स चाहिए 40% वैल्यू पे। मेरे लिए जो है वो रेस्टोरेंट की सर्विस जो है वो 40% वैल्यू रहेगी और उस केस में उन्होंने 400 रुपए के ऊपर जो है वो टैक्स चार्ज किया 15% के हिसाब से। पहले उस टाइम पे 14.5% भी होता था तो मैंने 58 रुपए चार्ज किया। वैट वाला कहता है नहीं भाई साहब मेरे लिए तो 1000 की 1000 वैल्यू है,
तो मेरे लिए तो जो है 12.5% आप 1,000 रुपए के ऊपर दे दीजिए। तो प्रैक्टिकली क्या हुआ कि मैंने ध्यान से देखें तो मैंने जो है वो 1,000 रुपए का खाना खाया, लेकिन मैंने टैक्स दिया 1,400 रुपए के ऊपर, 1,400 के ऊपर टैक्स दिया। 400 रुपए का टैक्स दिया मैंने सर्विस टैक्स वालों को, 1,000 रुपए का टैक्स दिया मैंने, 1,000 रुपए पे टैक्स दिया मैंने वीएटी वालों को। तो मेरे लिए जो पुरानी रिजीम के अंदर जो सिचुएशन थी वो ये थी कि मैं खाना खा रहा हूं 1,000 का, मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं 1,000 का, और मैं टैक्स दे रहा हूं शायद 1,400 रुपीज के ऊपर। सो दैट इज द पॉइंट विच इज बीइंग टेकन केयर इन द जीएसटी रिजीम, जो हम लोगों ने अभी इतनी मीटिंग, इतने सारे बातों में हम लोगों ने डिस्कस किया। दोस्तों ये एक और एग्जाम्पल है जो आपको हेल्प करेगा। जरा ऊपर वाला एग्जाम्पल देखिएगा कि प्री जीएसटी रिजीम के अंदर मैंने एक वाटर बोतल खरीदी, उसके ऊपर मैंने वीएटी पे किया, चार्ज मेरे को उसने वाटर बोतल पे वीएटी चार्ज किया। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं जो एक सर्विस प्रोवाइड करता हूं, मैं सर्विस टैक्स पे करता हूं, कलेक्ट करता हूं अपने कस्टमर से और पे करता हूं, लेकिन मुझे वाटर बोतल के ऊपर जो मैंने वीएटी पे किया वो मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलता था। लेकिन अगर मैं जीएसटी रिजीम में बात करूं तो वाटर बोतल वाला भी जीएसटी चार्ज करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जीएसटी चार्ज करता है। तो उस केस के अंदर जो मैंने वाटर बोतल पे जीएसटी पे किया वो मैं एडजस्ट कर सकता हूं अपनी लायबिलिटी के अगेंस्ट में, जो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने जो है वो सर्विस रेंडर करी। तो ये अपने आप में इस इलस्ट्रेशन से, इस डायग्राम से मैंने बताने की कोशिश करी कि दोनों रिजीम में क्या डिफरेंस है। हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था, मैं जस्ट आपको बता दूं, टैक्स कास्केडिंग, डबल टैक्सेशन, इनपुट क्रेडिट की जो चेन है, ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया, मैंने इसका एग्जांपल दिया, मैंने आपको जो है वो इसका एग्जांपल दिया। तो आई ट्राई टू गिव यू द एग्जांपल कि किस तरीके से जो है वो अपने आप में जो है वो बेनिफिट्स हैं जीएसटी के। ये तीनों के मैंने एग्जांपल के साथ आपको बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से जो है वो जीएसटी जो है वो काम करता है और यूजफुल है हमारे इकोसिस्टम के लिए, जो हम लोग जो है वो अभी तक डिस्कस कर रहे थे।